बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज पाकिस्तान के जो हालात हैं वो किसी किस्म के पोशीदा नहीं हैं। फ़ौज में इख्तलाफ है, अदलिया में इख्तलाफ है, हुकूमत के जो 12-13 सितारे हैं उनमें इख्तलाफ है, इमरान खान की पार्टी में इख्तलाफ है, जबकि जिधर देखो इख्तलाफ के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। पाकिस्तान में इस वक्त जो कीमतें हैं ज़रूरी अशिया की, किचन आइटम, वो इतनी ऊपर जा चुकी हैं कि हर बंदा बाजार में जाकर खाली हाथ वापस लौट आता है, उसके पास उतने पैसे नहीं होते। लेकिन हुक्मरान अपने अल्ले तलल्ले और वजारतों में और अपनी खुशखबरी में मसरूफ़ हैं। वहाँ पर तनख्वाहें भी ली जा रही हैं, TADA भी ली जा रहा है, पेट्रोल भी जलाया जा रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। ये मौलाना फजलुर रहमान पूरे ख़ानदान के साथ इस हुकूमत में शामिल है और अभी वो फॉरेन कंट्री का दौरे करके आए हैं। उनके भी अपने मज़े हैं, उनके बेटे के अपने मज़े हैं, उनके भाई के अपने मज़े हैं, लेकिन फिर भी वो अभी भी वो उनके तहफ़्ज़ात नहीं ख़त्म होते। वो अभी भी शहबाज शरीफ से बाज़ टाइम तहफ़्ज़ात की बात करते हैं। अब इस वक्त उनका सारा जोर है कि इमरान खान को किसी न किसी तरीके से फांसी लगा दिया जाए, इसको सूली चढ़ा दिया जाए, इसको कत्ल कर दिया जाए, लेकिन उनका बस नहीं चलता। उन्होंने पुलिस को आज़मा लिया, फौज को आज़मा लिया, अब सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा और नेटो की फोर्सेस बाकी हैं, क्योंकि ये उनकी हुकूमत है कि वो उनको बुलाएं और इमरान खान का खात्मा करें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कौम जाग रही है, कौम इमरान खान के साथ है। ये जो नई पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है, ये सिर्फ इलेक्टिबल का एक ग्रोह है, इनके साथ वोटर नहीं है, ना इनका कोई नैरेटिव है, ना इनकी कुछ सोच है, ना ही तरीन के नाम पर कराची में 2 वोट पड़ेंगे या अलीम खान के नाम पर पेशावर में वोट पड़ेंगे, क्योंकि ये वोट सारा इस वक्त इमरान खान का है। और जो बाकी 2 पार्टियां हैं उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हैं और JUI हैं, जिनके चंद 100 वोट जरूर हैं, लेकिन वो भी चारों सूबों की जंजीर नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की पार्टी नहीं है, आज़ाद कश्मीर की पार्टी नहीं है, लेकिन वो बड़े दावेदार हैं। अब इमरान खान के पास जितने भी ऐसे लोग थे जो कि उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे थे, वो सब जा चुके हैं। अब मैदान खाली है। अब इमरान खान को टिकट देने के लिए अगर मौका आया तो नौजवानों को टिकट देंगे और उन लोगों को टिकट देंगे जिनको जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो ने 1970 में टिकट दिया था। आज मेरे पैनल में बड़ी खुशकिस्मती है, 2 अहम शख्सियात शामिल हैं और हाफिज हुसैन अहमद साहब का हमसे वादा है कि वो ज़ूम पे हमारे साथ होंगे, लेकिन अभी तक उनसे हमारा राब्ता नहीं हुआ। तो मेरे पहले मेहमान हैं जनाब काशिफ सुलेमान साहब। मैं काशिफ सुलेमान साहब रेडी आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब भाई, आपकी मुसरिफियात में देखता हूँ, बिकॉज यू आर जर्नलिस्ट, यू आर ऑलवेज बिजी। आई एम वेलकम टू द शो। और इनके साथ जो हमारे दूसरे मेहमान हैं, ये हमारे दरीना साथी हैं और उन खबरें में हमने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। तो इन्होंने वहां पे एक टीम बनाई थी, स्पेशल टीम, जिसको देखकर सेक्रेटरीट भी बंद कर दिया जाता था और तमाम जो हुक्मरान टोला था वो मुझे और इनको देखकर अपने दरवाजे बंद कर लिए करते थे। मेरी मुराद है जनाब फैसल दुरानी साहब, वो भी हमारे साथ आज तशरीफ फरमा है। फैसल दुरानी साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो मैं शुरू करता हूँ काशिफ सुलेमान साहब से, क्योंकि ये कल भी मौलाना फजलुर रहमान के पास थे, ये कल भी ये तरीन के पास थे, नवाज शरीफ के पास, शहबाज शरीफ के पास होते हैं, इमरान खान के पास होते हैं। तो काशिफ भाई, ये किस तरफ ये सियासत जा रही है, पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इलेक्शन होंगे या नहीं? मैं एक बार ही सवाल कर रहा हूँ। एहसान भाई, पहले तो चीज ये है, आपने पूछा, हम यहाँ देखते हैं पाकिस्तान के अंदर के बहुत जिक्र हो रहा है आइन का, हाँ, कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए थे, नहीं हो सके। हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की तारीख दी थी, लेकिन उस पर वो भी इलेक्शन नहीं करा सकी, वो भी बेबस नजर आई। लेकिन इनसे कतई नजर बात मैं ये करना चाहता हूँ, मैंने पीछे अपने तज़किये में भी लिखा, हम आइन की बात करते हैं, क्या आइन सिर्फ अशराफिया के लिए है? मैं चाहता हूँ इलेक्शन होने चाहिए, मैं आइन के साथ हूँ, लेकिन क्या उतनी ही शिक पे बात होनी चाहिए जितनी अशराफिया को सूट करती है? आइन में तो मेरे हकूक भी लिखे हैं। अगर जो अवाम है उसके लिए क्या है, एजुकेशन, अच्छा जी, सेहत के मामला, दीगर हकूक। आज भी जो बिजली है वो 1.61 पैसे जो है पर यूनिट जो है वो महंगी की गई है, तो आज यूनिट फिर महंगा हो गया है। आप अवाम को आइन के अंदर से क्या दे रहे हैं? कोई हकूक आपने अवाम के लिए भी रखे हैं? फाके, तो अगर फाके हैं तो खुदकुशियां,
अब जो सारा मसला है और इस वक्त जो आप अगर मैं इसका एक तजिया करूं कि आजकल के हालात में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, देखें जी जो सियासत है ना ये तख्त और तख्ते का खेल है। हम ये देखते हैं कि जब हुक्मरान पावर में होते हैं तो वो एक ताकत के नशे में होते हैं और फिर वो ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो सबक हुक्मरान कर चुके होते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि शायद पीछे वाले सारे बेवकूफ थे और मैं ज्यादा अक्लमंद हूं और जो गलतियां उन्होंने की हैं वो मैं नहीं करूंगा और मेरे साथ अवाम है। तो जब आप आसमान को छूने के लिए कोशिश करते हैं तो मसला ये होता है आसमान तो छुआ नहीं जाता लेकिन नीचे से जमीन पाँव से निकल जाती है, ना फिर आप ऊपर रहते हैं ना नीचे रहते हैं और गिर जाते हैं। 12 अक्टूबर से पहले कोई नहीं सोच सकता था कि मियां नवाज शरीफ जा रहे हैं। 58-2 भी खत्म हो चुकी थी, सदर असेंबलियां तोड़ नहीं सकता था, 2/3 अक्सरियत के साथ मियां नवाज शरीफ बैठे हुए थे, लेकिन उनको एक दिन ख्वाब आया कि यार मुझे तो अमीरुल मोमिनीन तो अपने वोजरा को नहीं मिलते थे, एमएनए एमपीए को नहीं मिलते थे। तो मैं यही तो कह रहा हूं, उनको भी किसी दिन ख्वाब आया होना कि मुझे अमीरुल मोमिनीन होना चाहिए, सारी ताकत मेरे हाथ में होनी चाहिए। फिर उन्होंने ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को लगाने की कोशिश की और फिर जो हुआ वो तारीख का हिस्सा है। इसी तरह हमने इससे पहले भी देखे और इसके बाद भी, मियां साहब के बाद भी। तो खान साहब के साथ भी ये हुआ। आपने अभी अपने इंट्रो के कहा कि जो चले गए, ठीक बात है, लेकिन मुझे इसमें सिर्फ एक इख्तलाफ ये है कि खान साहब यूरोप को यूरोप से बेहतर जानते हैं, अमेरिका को अमेरिका से बेहतर जानते हैं, दुनिया को बेहतर जानते हैं। बंदे चुनने और गिलगित बल्तिस्तान को कहता है मैं इसको बेहतर जानता था, पहाड़ों को बेहतर जानता हूं। एहसान भाई ये पूछा, अगर सब जगहों को बेहतर जानते हैं तो फिर खामी क्या बंदे को बेहतर नहीं जानते? सेनेट इंतखाबात होते हैं तो उनके बंदे बिक जाते हैं, अदम इत्माद आते हैं तो उनके लूटे बन जाते हैं। आज कराची में 30 बिक गए। वो जो 30 गया ना वो यूसी की बात कर रहे हैं जो मेयर के लिए, आप कहते हैं जमहूरियत की बात करते हैं। खान साहब ने अपने जो यूसी के ये जो लोग हैं जिन्होंने मेयर मुंतखब करना है, खान साहब ने कहा कि हम जमात के साथ जाएंगे। खान साहब ने अपने वहां के यूसी के लोगों को इत्माद में लिया। जमहूरियत में तो होना चाहिए कि फिर आप पूछते अपने लोगों को, आप वहां जाके मीटिंग करते, वहां नहीं जा सकते थे, कोई जूम पे करते, कोई वैसे करते, वीडियो लिंक पे करते और फिर पूछते अपने लोगों से यार हम हमारे जो लोग हैं हमें किसके साथ जाना चाहिए। तो उसका अंजाम भी यही है ना, आजाद कश्मीर में क्या हुआ। हाँ तो फिर यही है ना, गिलगित बल्तिस्तान में भी होने वाला है। और इसका जो आज कराची में इस वक्त जो खेल खेला जा रहा है ना, वो इसी चीज की गमाजी है कि इमरान खान किसी को ना पूछते हैं ना किसी मशवरे लेते, वो वन मैन शो है। वन मैन शो चलता नहीं है जी। अब मसला यह है या तो खान साहब को इदराक हो नहीं रहा कि हालात किस तरफ को जा रहे हैं और उनके गिर्द जो घेरा है वो किस तेजी से तंग हो रहा है। खान साहब जिन बंद दरवाजों को खोलने की चाबी ढूंढ रहे हैं ना, वो एक तो चाबी नहीं मिल रही और दूसरा मसला यह है जिस तरह हम स्टूडियो में बैठे हैं, किसी को चाबी मिल भी जाए अंदर से कुंडी लगी हो तो कैसे खोले। तो खान साहब जिन दरवाजों को खोलना चाह रहे हैं ना, एक तो चाबी नहीं और दूसरा उसकी कुंडी अंदर से लगी है। उन्होंने कल खोल दी है क्योंकि उन्होंने जब जो कहा है ना कि जो कुछ फुटेज है जो बयान है मैं सबको ऑन करता हूँ, क्योंकि उनको ये यकीन है कि मैं कहूँ ऑन करता हूँ तब भी ऑन है, जब ना कहूँ तब भी, और उन्होंने सरेंडर कर दिया। मैं एहसान भाई ये बात कर रहा हूँ, अंदर से कुंडी खोलने की बात ये है कि अब ये खोल दी है नहीं कुंडी, खान साहब ने नहीं, खान जिस दरवाजे को खोलना चाह रहे हैं, कुंडी तो मैंने लगाई है, यानी जिनसे वो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं और अब दावत दे रहे हैं वो दरवाजा अंदर से नहीं खोल रहे। अब तो खान साहब पैगाम भेज रहे हैं ना, मैंने पैगाम भेजा तो मुझे आगे से मुस्बत जवाब नहीं आ रहा, मैं तो बात करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने एक टीम भी तश्कील दे दी थी, हम अजहर वगैरह मुज़ाकरात, वो कहीं भी जाती है अगले मुज़ाकरात, खटक उसमें था ना, वो तो छोड़ के अब अपनी पार्टी बना रहे हैं, उसमें था ना, ये सब अब निकल गए और इन्होंने जाना था और चले गए। लेकिन इसके अंदर ये है कि सियासत के अंदर ये चीजें देखी जाती है कि किस वक्त आपने, जिस तरह सब कहते हैं कि टाइमिंग बड़ा जो है इसमें आम रोल अदा करती है, तो उसके अंदर ये था कि जिस वक्त मुज़ाकरात के लिए अगले कह रहे थे खान साहब एंगेज नहीं कर सके, उस वक्त वो इस चीज में थे नहीं यार मैं इनसे बात करूंगा, मैं चोर डाकुओं से कर लूंगा, दहशत गर्दों से कर लूंगा, इनसे बात नहीं करूंगा। आज वो नहीं कर रहे। ये तो टेबल्स जो है टर्न अराउंड हो गए हैं और उसके बाद अब वो मेज की दूसरी तरफ चले गए हैं, तो उनको इस वजह से मुश्किलात का सामना है। और एक जरूर मैं कहना चाहता हूं, ये ख्वाहिश भी रखता हूं, हमने जो क्रैकडाउन देखा है होना चाहिए, जिन्होंने किया तंसीबात पे सख्त सजा दें जो कर। क्या ऐसा क्रैकडाउन कभी अवामी, मैं इनफरादी बात नहीं कर रहा, इज्तिमाई बात कर रहा हूं, क्या कभी ऐसा क्रैकडाउन उनके खिलाफ होगा जिन्होंने मुल्क को लूटा है? उसके लिए तो जियो फेंसिंग की जरूरत नहीं, जिन्होंने बैंकों से कर्जे लिए माफ कराए, ये मैंने अपने तज़िये में, क्या इनके लिए भी ऐसा क्रैकडाउन होगा? इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, आप किसी बैंक जाएंगे, आप ऐसे करेंगे और लेंगे, ये लिस्ट होगी जी 1947 से अब तक ये कर्जे माफ कर, आप मुझे आज कर्जा ले दें 10, 20, 50 करोड़ रुपए का, मैं हस्बैंड कहता हूं मैं साल बाद वापस भी कर दूंगा, मैं उस 50 करोड़ से 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया कमा लूंगा, फिर जिंदगी आराम से गुजारता फिरूंगा, तो देना मुझे भी कोई पैसा, मैं तो वापस भी करने को तैयार हूं। इन्होंने तो दिए नहीं। जो आपने बात की है ना, उनकी तो जियो फेंसिंग की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कवानीन सारे उन्होंने बनाए हैं और ऐसे ऐसे अदालतों में जाते हैं, ऐसे उनकी बेल होती है, ऐसे वो फर्क हो। मुझे वो अब मुझे ये बताएं शहबाज शरीफ जो रमजान से बात के जो मुकदमात से वो किधर गए?
बस ऐसे ही है। जब वहां पे उनके हो गए। उड़ गए। मरियम नवाज के खिलाफ अभी केस नहीं है नैप वाला, 17 अरब का वो कहते थे खान साहब ओपन एंड शट केस है एफआईए के अंदर, लेकिन वो खत्म हुआ। अब मैं ये फिर वही कहना पड़ता है ना कि अरस्तू ने कहा था ये जो कानून है ना, ये बकरी का वो जाला है जिसमें शरातुल्लाह यानी कीड़े मकोड़े हम जैसे फंसते हैं और इन जैसे जो ताकतवर जानवर होते हैं वो उसको फाड़ के निकल जाते हैं। तो ये इशराफिया कानून इन्होंने बनाना है, वो जिस दिन चाहते हैं किसी दिन हमें बताते हैं नाअहल करना तो ये वाली शिक लगती है, अहल करना तो ये शिक लगती है। फैसल राना साहब, आप जरा बड़ी इनिबाग से सलमान साहब की बातें सुन रहे थे, तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कभी कोई तब्दीली आएगी भी कि हम सब ऐसे ही रोते राते? और ये मैंने वो पैदा हुआ था ना, तो मैंने अपने कान में जब अजान सुनी ना, तो उस मौलवी ने साथ बुलाया मसला कश्मीर है और अब मेरे जाने का टाइम है, तो मुझे यही ये जनाजा पढ़ते हुए सुना जाएगा कि मसला कश्मीर है। तो आप ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, क्या इसमें आपको इलेक्शन होते हुए नजर आते हैं? और ये नई सियासी पार्टियां जो बनाई जा रही हैं, क्या ये कमांडो किस्म की पार्टी हैं या ये नन्हे फरिश्ते हैं या किसी का आशीर्वाद इनको हासिल है, वो कहते हैं हमारी हुकूमत आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान नाज़ साहब, आपने जो शुरू में प्रोग्राम के इंट्रो दिया था वो बड़ा मज़ेदार था और मैं उसे बड़े गौर से सुन रहा था और अपने प्यारे भाई काशिफ की बातें भी बड़े गौर से सुनी। ये बातें दिल को लुभा लेने वाली हैं। ये बातें मिसमराइज ज़रूर कर सकती हैं, सिर्फ हमें अपनी हद तक। लेकिन अगर देखा जाए तो आप मुझे बताइएगा कि आपकी भी और काशिफ साहब की भी इतनी उम्र हो गई है इस दश्त की स्याही में। हम वो लोग हैं जो 3 लोग यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने दिन रात एक करके गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, तूफान में रिपोर्टिंग की है। हम लोग वहां पर भी गए जहां पर गोलियां बरस रही थी, हम लोग वहां पर भी गए जहां पर आग बरस रही थी और हमने वो रिपोर्टिंग करके अपने अदारे को प्रोवाइड की। लेकिन आज तक आप यानी हम तीनों में से कोई शख्स ये कह दे ईमानदारी के साथ, अपने दिल के साथ, अपने दिमाग के साथ, क्या पाकिस्तान में कभी भी आइन की हुक्मरानी रही है? क्या कभी भी पाकिस्तान में कानून के ऊपर अमल दरामद किया गया? नहीं एहसान साहब, बात सिर्फ इतनी है कि चाहे कुछ भी हो, हमारे मुल्क की जुडिशरी करप्ट है, हमारे मुल्क की इशराफिया करप्ट है, हमारे मुल्क का आम आदमी करप्ट है। आप एक आम आदमी से आप अभी चले जाएं, आप बाजार से अगर एक रेडी वाले को आप कहते हैं बड़ा गरीब है, वो गरीब नहीं है सर। माजरत के साथ आप उससे अगर 2000 रुपए दर्जन केले भी ले लेंगे तो जब आप घर जाएंगे तो उसमें 6 केले खराब होंगे। ये मिनहसुल कौम हम खराब हो चुके हैं। अब जहां तक बात रही कि मुल्क में दुरुस्तगी की, मैं नहीं समझता, क्योंकि हमारा तो जी अब सीधी सी बात है बोनस के दिनों पे मैं नहीं समझता किसी किस्म की तब्दीली आए। उसकी वजह यह है कि मुझे एहसान साहब आज हम तीनों भाई चलते हैं, किसी मैंने 50 यानी जो आपके ब्यूरोक्रेट हैं, जो बड़े बड़े ईमानदार ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत बड़े बड़े जो सियासतदान हैं, कायरा साहब, जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े जो फनियर हैं, जो मुस्लिम लीग नून के बहुत कलगियों वाले लोग हैं, मैंने उनको कहा जनाब आप कहते हैं मुल्क गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया, आए मेरे साथ चलें। आपके लाहौर में 6 GOR हैं सर, उन 6 GOR में 4000 से ज्यादा घर हैं सर। उन हर घर के अंदर 5 गाड़ियां चल 4000 से 4500 सीसी गाड़ियां खड़ी हैं। एक बीवी ले जा रही है, एक बहन ले जा रही है, एक बेटी ले जा रही है। उन 5 गाड़ियों पे कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का पेट्रोल खर्च होता है। मुझे आप बताएं कि जब एक घर के अंदर 8 लाख रुपए का पेट्रोल पर मंथ खर्च हो रहा है तो वो 2,500-3 हजार घरों में जो खड़ी गाड़ियां हैं उसमें कितना पेट्रोल खर्च हो रहा होगा सर आपने। और उसको वो अब पॉलिटिशियन को मैं आपको ईमानदारी से कहूं, पॉलिटिशियन बेसिकली जो है लालची है। पॉलिटिशियन को अलग आती नहीं है, क्योंकि मोस्टली पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिनको इसरार और रमूज का ही नहीं पता, उसको ब्यूरोक्रेट अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि आपको मैं छोटा सा यानी आप बैठे एक समरी जाती है, उसमें ब्यूरोक्रेट लिखता है नॉट अप्रूव्ड, NOT नॉट अप्रूव्ड, उसके बाद साथ ही लिफाफा आता है, वो फाइल वापस आती है, वो टी के आगे ई लग जाता है, नॉट अप्रूव्ड। क्या बात। फिर असल बात सिर्फ ये है कि आप जो गोरख धंधे में आपकी ब्यूरोक्रेसी ने डाल रखा है और जिस तरीके से सियासतदानों ने लूट मार की है, एक आम आदमी जो काशिफ साहब ने बात की, मैं 100% एग्री हूं कि हम तो वो कीड़े मकोड़े हैं, ये वो मगरमच्छ हैं सियासतदान, ब्यूरोक्रेट और जो जिनको आप कलगियों वाले कहते हैं। अब नाम लेंगे तो मैं उठाया जाऊंगा, ठीक है सर। अब वो लोग जो हैं सर, अब उनसे पूछे ना कि उनके पास अरबों रुपए की जदादें कहां से आ गई। वैसे मजाक में कहने लगा लाइटर नोट, क्योंकि मैं फैसल भाई को जानता हूं, भाई बड़े हैं, उठाए भी गए थे। हाँ जी, मैं 2 दफे उठाया जा चुका हूँ और मैं वो मजा ले चुका हूँ। मैं कहने लगा था अब गलती नहीं कर, मैं कहने लगा था तुम नाम लो ना जानो,
अब तुम बदनाम हो, उठाए जाओगे। अच्छा, अब एक और बात अपना नहीं, एहसान भाई, भाई, हाँ। एहसान भाई, सबसे बड़ी बात है कि ये वो मगरमच्छ हैं जो कि सब कुछ लपेट के गोश्त खाते हैं, और मगरमच्छ के दांतों से जो चूर बूर गिरता है ना, अगर हम गलती से भूखे हैं, हमने 10 दिन से खाना नहीं खाया, हम वो चूर बूर उठाने की जसारत या गलती कर लेते हैं तो उसका हमसे हिसाब मांगा जाता है। आप अदालतों में चले जाएं सर, मुझे बताएं कि यहाँ पर अदालतों में एक आम आदमी को सर तारीख नहीं मिलती, और दूसरी तरफ देखा जाए तो रात को 12 बजे अदालतें खुलती हैं उन लोगों के लिए जो ताकतवर हैं। सियासत किस किस की बात आप करेंगे सर? अतवार को भी खुल जाती है। आप दूसरी बात है, अगर अतवार को भी खुल जाती है। काशिफ भाई ने एक और बात की, इन्होंने महंगाई के हवाले से बात की, तो सर आप बताएं कि तमाम जो हमारे पॉलिटिशियन और तमाम के तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या एलपीजी का ठेका किसके पास है? उसके बाद बिजली के लिए आईपीपी कंपनियों से किसने कमीशन ले रखा है? और सर ये तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। यहां तक ये लोग तो वो चोर हैं, ये वो चोर हैं, वो डाकू हैं, इस मुल्क के क्रिमिनल हैं कि अगर जनाब आपकी नॉन कस्टम पेड गाड़ी आपने कहा चलो यार मुझे 3 लाख में मिल गई है और आप चला रहे हैं, तो उसके बाद वही गाड़ी जो है वो एवीएलएस स्टाफ पकड़ेगा या कस्टम इंटेलिजेंस पकड़ेगी। पकड़ने के बाद वो गाड़ी जो है, क्योंकि बहुत बड़ी गाड़ी है, वो उनके अफसरान इस्तेमाल करेंगे। आप इस्तेमाल करें तो गैर कानूनी, वो इस्तेमाल करें तो कानूनी। आपके डीआईजीज, आपके आईजीज, आपके होम सेक्रेटरी, आपके चीफ सेक्रेटरी, आपके तमाम सेक्रेटरी जो हैं वो इस डकैती में, इस चोरी में, इस सीनाजोरी में तमाम के तमाम मुलव्वस हैं, और पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क अगर किया ना तो इन ब्यूरोक्रेट्स ने किया है। यास्मीन राशिद के हवाले से मैं एक बात बताता जाऊं, अब देखें कितनी ताकतवर बात है। यास्मीन राशिद की सारी टेप सामने आ गई, एक एक चीज सामने आ गई, पता चल गया कि वो उस हमले के अंदर यास्मीन राशिद इन्वॉल्व थी। जुडिशरी ने उसको रिलीफ दिया, चलें ये उनकी बात है, उस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। उसके बाद आप देखें कि वो सर्विसेज हॉस्पिटल जाती है, वहां पर अहमद जवेद काजी साहब जो कि शुरू से उनके साथ है, ब्यूरोक्रेट हैं जनाब, सेक्रेटरी हेल्थ हैं, वो जबरदस्ती डॉक्टरों को कहते हैं। एक हमारे कुलीग ने वो ब्रेक भी की कि तमाम उसकी रिपोर्टें दुरुस्त है, किसी किस्म की चीज नहीं है, टीवी पे चला सर। उसके बावजूद अहमद जवेद काजी ने कहा कि इनको रिलीफ नहीं करना, यहां से रिलीव नहीं करना, और उसको रिलीव नहीं किया गया। जब आला हुकाम को पता चला तो उन्होंने अहमद जवेद काजी को सिर्फ जनाब छुट्टी पर भेज दिया। और भाई खुदा का खौफ करें, आप जरा ये तो देखें कि किस तरीके से उन्होंने पेट स्कैन मशीनों में, मैं आपको एक बात बताऊं सर, आप सिर्फ और सिर्फ कोई भी बड़े से बड़ा, यानी जो इस वक्त मुल्क का एक इमरान है, वो सिर्फ महकमा सेहत की ना, सिर्फ महकमा सेहत का प्रॉपर ईमानदार लोगों से ऑडिट करवा ले तो आपको पता चलेगा कि गरीब आदमी जो है उसको तो दवाई मुयसर नहीं। आप काशिफ भाई, आप, मैं और अहसान भाई, आप, हम किसी अस्पताल में चले जाएं, खुदा की कसम हमारे साथ इस तरह ट्रीट किया जाता है, डॉक्टर ट्रीट करते हैं, और फिर डॉक्टरों के ऊपर जब हमला होता है वो कहते हैं नहीं नहीं सर, जब आप जज्बाती होंगे, आपके घर में आपकी माँ बहन बेटी पड़ी होगी, तो उसके बाद डॉक्टर उसको ट्रीट नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे सर? अरे काशिफ भाई, अब सियासत की बात करें। ये जो नई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आईपीपी, मेरी बात, पीपल्स पार्टी वो अपने झंडे गाड़ रही है फिर दोबारा पंजाब में। मुस्लिम लीग नून भी दांत निकाल रही है, वो कुछ जलसियां कर रहे हैं, जैसे कि किसी जंजघर में लाखों का इज्तिमा को जिताना कलगी वालों खिताब करती हैं, एक शादी घर में लाखों के इज्तिमा को खिताब करती हैं। तो मुझे ये बताएं, अब वो ये कह रहे हैं कि ये पंजाब हमारा है, केपीके हमारा है, सिंध उनका पहले ही है, तो ये मरकज हमारा है। आप अपने सियासी तजर्बे से ये बताएं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, ये इस्तेकाम पार्टी किसी काम आएगी, पीपल पार्टी का सर्वाइवल होगा, और मुकाबला जो आइंदा होगा इलेक्शन में वो किन के दरमियान में होगा? अच्छा सान भाई, इसके अंदर ये चीज है कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी आईपीपी, आपने इससे बात की, एक तो ये बंदे के तरीके इंसाफ से, इसके हवाले से भी मैंने लिखा कि आजकल एक बयानिया ये बना रही है तरीके इंसाफ के वोटर और सपोर्टर तो खान साहब का और कोई भी चला जाए। तो इसके अंदर ये चीज देखनी होती है कि सियासत के अंदर जो आपकी पॉपुलैरिटी होती है, मकबूलियत होती है, वो सदा एक नहीं रहती, अप एंड डाउन होती रहती है। कभी मियाँ साहब 2 तिहाई पे थे, कभी बिल्कुल फारग हुए, मुशर्रफ हो रहा है, टूट गए, चले गए। तो खान साहब की भी ऊपर नीचे, गवर्नमेंट में आने से पहले कुछ थी, गवर्नमेंट में आए तो कुछ और होगी, जाते तक गिरी हुई थी, फिर आए तो ऊपर चली गई। इसमें ऊपर लेके जाने में पीडीएम का अपना भी बहुत आता है कि वो भी उस तरह डिलीवर नहीं कर सके, वरना ऊपर ना जाती। अब इनके लोग जो वहां चले गए हैं, उनमें से मैं तो ये देखता हूं, आजकल तो बड़ी खबरें हैं टीवी के ऊपर के जी जंगीर तरीन जो हैं वो लंदन में हैं और मियाँ साहब से मुलाकात करेंगे सीट एडजस्ट में। मैं आपको कहता हूं इससे हटके कि मैं ये समझता हूं कि ये मुलाकात तो नहीं होगी। ये खबर दे रहे हैं आप? हाँ जी, मैं आपको खबर दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुलाकात तो नहीं होगी और सियासी तौर पे नहीं होनी चाहिए। आपको खबर दे रहा हूँ, तरीन साहब को मशवरा दे रहा हूँ, अलीम भाई साहब भी बड़ा अच्छा था,
तो उनको भी मशवरा, ये नहीं होनी चाहिए। आपने सियासत में बेचना क्या आके, सियासत कर रहे हैं, ये सब पावर पॉलिटिक्स हो रही है। अगर नैरेटिव क्या है आपका? अगर आप इस वक्त हुकूमत के खिलाफ नहीं खड़े होते तो आपको वोट किसने देना है? आप अपने आप को बी टीम बनाना चाहते हैं मुस्लिम लीग नून की, ये मुलाकात करेंगे से। दूसरी चीज, इतने साल की सियासी बीट करने के बाद मैं ये समझता हूं कि इतनी ज्यादा तादाद में लोगों को सीट एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकते। पता नहीं रिपोर्टर कहां से खबर देते हैं, 100 बंदे तो वो कह रहे हैं हमारे साथ आ गए, तो इसका मतलब नून लीग के लोग इलेक्शन ही लड़ेंगे, इनको दे देंगे 100 सीटें। अभी तो ये 100 कह रहे हैं जो हमने पीसी में किया इन्होंने उस दिन अपना लॉन्चिंग, मैं वहां मौजूद था, मैंने उधर भी किसी से सवाल किया, मैं कह जी 100 बंदे तो आप कह रहे हैं इलेक्टेबल्स हमारे पास हैं, खबरें हैं कि आप नून लीग से सीट एडजस्टमेंट करेंगे, तो इसका मतलब है उनका कोई बंदा नहीं लड़ रहा, यानी सारे आपने लड़ा देने हैं, तो नून के पास तो जगह ही नहीं है कि आपने गुब्बारे में से बाहर निकाल दिया। मैंने आपको ये बताया कि एक तो ये नहीं होना सीट एडजस्ट, दूसरा ये गलती करेंगे अगर उनके साथ मुलाकात करते हैं, उनकी बी टीम बन के आते हैं, तो फिर जो इन्होंने तरीके इंसाफ के वोटर को अपनी तरफ माइल करना है कि किसी शक्ल में खान साहब माइनस हो जाए, नाअहल हो जाए, जला वतन हो जाए या कोई कैद हो जाए, तो वो वोटर अगर इधर को ट्रांसफर हो जाए, जितना भी हो सकता है, वो क्यों होगा अगर आप पीडीएम की बी टीम बने होंगे। एक तो ये सियासी गलती होगी कि अगर वो मुलाकात करते हैं और कोई सीट एडजस्टमेंट करते हैं, उसके बावजूद क्या वोटर इधर चला जाएगा? तो मैं समझता हूं नहीं, जब तक खान साहब सियासत के अंदर हैं और उनके लोग खड़े होंगे। उसमें यह तो है कि आप 2, 4, 5 हजार वोट तोड़ लें, और वोट भी जो टूटेगा वो तरीके इंसाफ का टूटेगा। जो नून लीग का वोटर है वो जाके कहीं डॉक्टर मुराद रास को वोट डालने नहीं चला जाएगा, कहीं चुहांगे फरदौस आशिक मान को वोट तो डालने नहीं जाएगा ना नून का, तो कौन जाएगा? अगर वो 2 है या 10-12 हजार उनका अपना वोट हो हल्के का, वो हो जाएगा। या कुछ लोग पीटीआई की जा सकते हैं, मौलाना फजल रहमान का बंदा जो है वो किसी सूरत पीटीआई को वोट काशिफ सुलेमान साहब से हमारी बड़ी गर्मा गर्म बातें हो रही हैं, तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यही ज्यादा करेंगे। वेलकम बैक। जनाब काशिफ साहब, आपसे बात हो रही थी, आप जहांगीर तरीन का बड़ा जिक्र कर रहे थे, तो जहांगीर तरीन के नाम से कराची में 10 वोट बढ़ेंगे इनको? देखें जी, अब ये मैंने इनको एक मशवरा भी दिया, लिख के भी दिया, वैसे भी कहा, इनको मशवरा ये दिया कि आपने टीम तो बना ली है, चेहरे भी दिखा दिए हैं, अगर आप चाहते हैं कि पब्लिक में इसका कोई इमेज जाए तो आपको कोई अवामी इज्तिमा करके अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहिए। अगर आपके पास 100 इलेक्टेबल्स आ गए हैं और ये 100 जो है वो 1-1 हजार बंदा लाएं तो लाख बंदा टाप जाता है, तो 1 लाख से ऊपर बंदा कहीं आप इकट्ठा करें, कहीं अपना जलसा करें, तो ये एक आपका इमेज बनेगा कि सियासत में जो पार्टी है ये वो सिर्फ यानी इलेक्टेबल्स या रहनुमा लेके नहीं आई, वो कारकुनान भी और अवाम भी पीछे खड़ी है, तो इससे एक हवा बनती है। सियासत में हवाई बनानी होती है, परसेप्शन ज्यादा काउंट कर रहा होता है कि आप जिस शक्ल में सामने नजर आ रहे होते हैं, ये परसेप्शन ही होता है ना कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट की माहिती हासिल है। अब ये जो मर्जी कर दे, जो वोट है ना, जो वोटर है वो फैसला कर चुका है कि मरना है जीना है तो इमरान खान के साथ जीना है। अभी ये अगर आप इजाजत डे टू डे सर्वे आ रहे हैं ना, उनमें यही सोचिए। लेकिन हसन भाई अपना, मैं इसमें सिर्फ माजरत के साथ एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि कभी ऐसा हुआ है, काशिफ साहब ने सारी जिंदगी पॉलिटिकल बीट की है, आपने पॉलिटिकल बीट की है, क्या आपको वोट जो पड़ते हैं क्या आप उन पे जीतते हैं? ये बड़ी बात लंबी मुझे है, सवाल का जवाब, बड़ी बात लंबी है, इसको छोड़े। कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने तो अपने 70 साल में ये आज तक इलेक्शन होते नहीं देखे, आज तक कोई नहीं पाकिस्तान में, और भी नहीं पड़ेंगे। हाँ जी, क्योंकि जो लाते हैं वही ले जाते हैं, बाकी छोड़े। हाँ काशिफ भाई, इसके अंदर मैं मिसाल दे देता हूँ, काफ लीग बनी थी, मियां अजहर साहब हार गए थे और वो उन्होंने कह दिया था कि जिस तरह वो हारे हैं और क्या हुआ है, और तो हमने तो खुद इलेक्शन खुद लड़के देख लिया। तो रात को तकरीर करते हैं तो कहते हैं कि जनाब अली मुझे इतने 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वरना हाँ, और फिर 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है। ये काशिफ भाई आप अच्छा जी, अब इसके अंदर अगर हम पंजाब के अंदर देखते हैं तो हम देखते हैं सेंटर पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है वो मजबूत है, और वो पीछे भी मजबूत ही रही 2018 के इंतखाबात के अंदर। जनूबी पंजाब के अंदर कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं और उसमें जरदारी साहब भी मुतहरक हुए हैं। अब जो तरीन साहब का है वो तो लोधरा से लड़े थे, उनके बेटे भी लड़े और पीटीआई की टिकट पे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके थे। अब तो ये देखना है कि ये कितना डेंट डाल सकते हैं, क्योंकि डेंट जो डालना है इन्होंने किसी जमात को नहीं डालना। दूसरी चीज, एक तो इसके लिए एक और मशवरा, अब तो इनकी हो गई है पार्टी, जो राजा रियाज है अपोजिशन लीडर वो इन्हीं की जमात के हैं, यानी इनके साथ अच्छे ताल्लुक है तरीन साहब ये वो।
अगर ये पहले दिन या अब भी उनके साथ राब्ता करें और वो अभी तक इस्तेकाम पार्टी जो है IPP उसके ज्वाइन नहीं किया, वो करें तो ये जमात वो होगी जो अपनी लॉन्चिंग के साथ ही पार्लियामेंट के अंदर भी नुमाइंदगी रखती होगी। यानी कोई नहीं है जिसने कोई नई जमात बनाई। कैसे आप मुफ्त मशवरे दे रहे हैं उनको, धड़ाधड़ दे जा रहे हैं। ये बात नहीं आएगी उनकी। आप पीपल पार्टी की बात करें, क्या पीपल पार्टी का सर्वाइवल है पंजाब में या ठुंड कुबाड़ है? देखें जी, पीपल्स पार्टी को असल में जो चीज चाहिए होती है ना, वो सिंध है, और सिंध फिर उन्हीं के पास ही चले जाना है। अच्छा। और पहले भी सिंध उनके पास था, उससे पीछे भी, उससे पीछे भी। तो वो मुतमीन है, जिस जगह पे खेलना चाहते हैं उन्होंने अपनी विकेट रखी हुई है, उस पर खेल रहे हैं। बकाया उनके लिए बोनस होता है, कहां से मिल सकता है। तो इस वक्त उन्होंने जोर लगाया, वो भी जो जोर लगाया वो जनूबी पंजाब के अंदर लगाया हुआ है, वहां से कुछ सीटें निकालने और पंजाब में अपने जो है वो दोबारा किसी तरह मुतरक हो जाए, रिवाइवल हो जाए उनका पंजाब के अंदर। जिस तरह यहाँ पे लाहौर के अंदर भी एक इलेक्शन हुआ था, हार गए थे, लेकिन बड़े पैसे पूसे भी लगाए, चीजें भी की कि वो पता नहीं कोई 30,000 समथिंग कोई वोट था मेरे जेहन से नहीं कि हमने इतना वोट लिया, वो दिखाया कि हम पंजाब में वापस आ सकते हैं। इनका भी NA 131 था, 1333 था और वोट भी 33,000 और उसमें खर्चा 8.5 करोड़ रुपए आ गया था। तो बस, लेकिन उन्होंने फिर वो वोट दिखाया ना आपको, क्या देखे हम, जिसको आप कहते थे 1500, 2000, 2500 की पार्टी रह गई है, तो वो उन्होंने दिखाया कि हम 30,000 प्लस वोटों पर। दुरानी साहब, आप ये बताएं कि ये हुकूमतें कहाँ से बनती हैं, कहाँ से टूटती हैं, सबको किन की गदाकरी करनी पड़ती है। अब देखो ना, अगर इमरान खान को जो लाए थे वो उसको वापस से लेके चले गए, अब जिनको आप ये लाए हैं, अब इन्हीं को ये भी आप उसमें गले पड़े हुए हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये जो बंदरबांट है इस तरह होती रहेगी? एहसान नासर, बात यह है कि जो नाखुदा है ना, हाँ। उन्होंने हमेशा, उन नाखुदाओं ने इस पाकिस्तान को डुबोने में, अल्लाह ना करे बर्बादी के दहाने पे पहुंचाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है और वो ही आइंदा करेंगे। अब पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की बात करें या इस्तेकाम पाकिस्तान की बात करें, जो पार्टी नहीं बनी है, इवन के सर वो जो एक मौलवी साहब जो है ना, जिनकी पार्टी बनाई गई है, उधर जनाब ये मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, उनको जब चाहते हैं धरना दिलवा देते हैं, जब चाहते हैं वहां पर, देखे ना, ये सिर्फ जब चाहते हैं मरना करवा देते हैं, मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आपने शुरू में एक बात की है, मैं समझता हूं कि तमाम सियासी जमातों में जितना गंदा गलीज किरदार मौलाना फजलुर रहमान का है ना, उतना गलीज किरदार कभी किसी का नहीं हुआ। क्योंकि उस शख्स ने, गलीज में क्यों कह रहा हूं, उस शख्स ने दीन को बेचा, उस शख्स ने इस्लाम को बेचा, उस शख्स ने इस्लाम के नाम पे सियासत की और उसके बाद लोगों को उभारा। अब आप देखें कि अभी भी जो उन्होंने धरना दिया, उसमें बताएं कि वो किस लिए धरना था, सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ पे प्रेशर डालने के लिए। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बने, बताएं वो करोड़ों रुपया जो उनको दिया गया था, वो करोड़ों रुपया किधर गया? 3 दफा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उनसे पूछा कि बताएं जनाब अली, जो आपको फंड्स दिए गए वो किधर खर्च हुए? कश्मीर कमेटी का जितने साल वो रहे हैं सर, सिर्फ एक इजलास हुआ, सिर्फ एक इजलास। कितनी बदकिस्मती की बात है। आप करते पीपल्स पार्टी की बात, मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना, वो ज़कात और खैरात में नवाज शरीफ से कोई सीट ले जाएं तो ले जाएं। हाँ, नवाज शरीफ बड़े दिल के खुले हैं, वो कहेंगे जाओ जनाब अली तुम्हें ज़कात दे दी, क्योंकि ज़कात वो पहले भी देते रहे। और शबाज अपना जो आपके जरदारी साहब हैं, वो तो वैसे भी माहिर है खैरात लेने के, लेकिन ज़कात लेने के माहिर हैं। ज़कात तो हर शख्स को नहीं दी जाती ना, लेकिन सर जरदारी साहब तो भीख भी मांग लेते हैं सर, वो कोई ऐसा मसला नहीं है, कैटेगरी में आते हैं सर। वो तो हमेशा उन्होंने ये काम किया। अब वो सिंध, जो काशिफ भाई ने बात की ना, ये मेरा इंडिविजुअल ये नहीं है कि वो सिंध से तो ले जाएंगे, क्योंकि वहां पर उनकी बदमाशी चलती है, लोगों को उठा लिया जाता है या जो भी किया जाता है। और उसके बाद अंदरूने सिंध जो लोगों के हाल हैं, आप लाड़काने चले जाएं, मैं रत्तो डेरो गया हूं, मैं मीरपुर खास गया हूं, मैं बहुत सारी अंदरूने सिंध में उन जगहों पे गया हूं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते वहां पर हस्पतालों का जो हाल है। इवन के सर अगर आप वहां पर चले जाएं तो वहां पीने का पानी नहीं है सर, लोग किस तरीके से मर रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी एडजस्टमेंट करके सिंध तो ले जाएगी, कुछ भी हो जाए। उनको सबसे बड़ा खतरा था तो वो था तहरीक इंसाफ से। तहरीक इंसाफ ने उनको कराची में जिस तरह शिकस्त दी थी और MQM ने जिस तरह उनका मुकाबला किया था, लेकिन अब तो सर वो खत्म हो गया। अब आ जाता है पंजाब की तरफ। पंजाब में अब जो नई पार्टी बनी है सर, अवाम को सबको पता है, ये लोटा पार्टी, राजा रियाज का जो मकरू किरदार है वो भी सबको पता है। हाँ, अगर इम्पार्शियल इलेक्शन हो, जो आपने बात पहले की है, जिसमें किसी भी स्टैब्लिशमेंट कलगी का या कि सपेरे का या किसी अजदहे का
जनाब अली हाथ ना हो या किसी का फैज ना हो। हाँ जी, ना हो हाँ। तो सर आप यकीन कीजिएगा कि इन तमाम लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी और वो कासम के बाबा जो हैं, हाँ, नाम है क्योंकि मैं नाम नहीं ले सकता, कासम के बाबा जो है ना वो जनाब स्वीप कर जाएंगे, लेकिन उनको जीतने नहीं देना, उनको एक भी सीट नहीं मिलेगी। काशिफ, आपने मजहबी जमातों को बहुत ज्यादा आपने रिपोर्टिंग किया, ये मजहबी जमातें इस वक्त क्या किरदार अदा कर रही? मजहबी जमातें क्या किरदार अदा कर, जिसमें तरीके मैं बताता हूँ जी, ठीक हो गया। मजहबी जमातें क्या किरदार अदा कर, हाँ। एक तो मैंने इनको बहुत करीब से देखा और मैंने मजहबी जमातों के हवाले से बड़ी चीजें भी लिखी, कॉलम भी लिखे, और मैंने क्यों पूछा है? हाँ जी, और इसके अंदर मैंने ये भी लिखा कि लोगों को इत्तेहाद उम्मत का दर्स देने वाले में खुद इत्तेहाद नहीं है। एक एक नाम से अगर मैं कहूँ JUI फे, JUI सी, JUI सीनियर, JUI समीउल हक, और लाइन लेते जाएंगे तो वो JUI नहीं खत्म होगी। आप कहेंगे जमीयत अहले हदीस, मरकजी जमीयत अहले हदीस, जमात अहले हदीस, वो लेते जाएंगे, उसके जमात दावा भी अहले ऐसे JUP भी है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने एक दफा लिखा, आप लोगों को तो इत्तेहाद उम्मत का दर्स देते हैं, आप में तो खुद इत्तेहाद कोई नहीं है, तो जब तक आप पैदा नहीं करेंगे इत्तेहाद, आप आगे किसी को क्या दर्स दे रहे हैं? पहले तो हमें दिखाएं कि मुझे नजर आता है MMA बनी, ये कैसे बनी, कैसे टूटी, दोबारा कैसे बनी? ऐसे भी हुआ कि मैं पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर किसी के पास ठहरा हुआ और वो मेरे सामने फोन करके किसी को कह रहे हैं और बाद में कहते हैं कि आप भाई हैं, आपने सहाफी नहीं बनना। मैं क्या जी, बिल्कुल, किस तरह बुलाया, कैसे चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह दोबारा बनी। फिर मैंने एक दफा एतराज भी किया कि आप इलेक्शन के अंदर कह देते हैं कि यार ये वक्त की बड़ी जरूरत है दीनी जमातों का इकट्ठा होना। ये दीनी जमातों का इकट्ठा होना हमेशा जो है वो इलेक्शन में आके क्यों जरूरी हो जाता है, और उसके बाद क्या आपको जरूरत नहीं होती कि आप एक प्लेटफॉर्म पे चलें? ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था इस वजह से भी कि मुख्तलिफ मसालक के अंदर मैंने ये देखा, और काजी साहब भी थे जब के, और एमए में बनी जब वैसे तो मौलाना शाह अहमद नूरानी ने आना था, फिर ये रखा गया कि हर जमात से 1 साल के लिए लिया जाएगा, फिर दूसरी जमात का होगा, लेकिन काजी साहब के एहतराम में वो चीज चलती चली गई और लोगों ने नहीं किया। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक बहस ये थी कि इस चीज में एक अच्छी चीज ये थी कि मैंने किसी जगह देखा और वो उन्होंने खुद भी लिखा कि जो अहले तशी थे और काजी वो एक ही प्लेट के अंदर खा रहे थे, तो उन्होंने कहा अवाम में ये एक अच्छा जस्टर किया, ये अच्छी बात है। जो अच्छी चीज है उसको भी हाईलाइट करना चाहिए, ये होनी चाहिए। लेकिन दोबारा वो इसलिए नहीं हो सकी कि जो मुनव्वर साहब बुजुर्ग भी थे अपने, वो एक सख्त मौकफ रखते थे और नजरियाती बंदे, उन्होंने कहा जी MMA बहाल करने से पहले इस चीज का तयन किया जाए कि MMA गैर फाल क्यों हुई। वो समझते थे मौलाना साहब सीटें ज्यादा मांगते हैं, वो सियासत और तरह की करते हैं। मैं समझता हूँ कि उस तरह के बंदे होने चाहिए मुनव्वर। जिनसे जब पूछा गया, हम सियासत में लोगों के किरदार की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा आप अपने सासे नहीं बताते? उन्होंने कहा सासे बताने के लिए सासे होना भी जरूरी है। मेरा 3 मरले का घर है सारा कराची में, बेगम भी नाजमा रही, मैं भी बना है, और मैं मकरूज भी हूं, कोई मेरे साथ करना चाहता है। तो इस तरह के लोग आए जो हम पूछें कि सियासत के अंदर क्यों नहीं आते। असल वो बेटे के मकरूज थे जी, जो लोग आए, इस तरह नवाज शरीफ है ना बेटों का मकरूज वैसे नहीं थे वो गए। मैंने जिंदगी में देखा, एक उनकी सबसे अच्छी आदत यह थी कि नमाज की अजान होनी तो भावे कोई बैठा हुआ उन्होंने उठना, XYZ कोई है, वो पहली अजान के साथ मस्जिद के अंदर होते थे। कई सालों साल ये तो उनका जाती एक दीनी एक फील है ना, ये तो अब सब में होना चाहिए। नहीं, मैं अब मैं कह दीनी जमातों में, मैं कह रहा हूँ दीनी जमातों के अंदर भी ऐसे किरदार होने चाहिए जिन्होंने कुछ नहीं बनाया और अच्छे थे। फजलरहमान की वो 2-3 घंटे नमाज लेट कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, और ऐसे ना चाबी के साथ नमाज पढ़ते हैं। लेकिन अच्छा, आप मुझे ये मजहबी आप तरीके लब्बैक की जो स्टोरी है, इसको किस तरह बनाया गया, किस तरह रताड़ा गया और किस तरह मारा गया, आपसे बेहतर कोई नहीं मारा नहीं गया। मैंने जी खादम हुसैन रिजवी साहब के साथ भी बड़ी मुलाकातें की, उनके टीवी इंटरव्यू भी किए, उनके मार्च भी देखे। अब सियासत के अंदर जो जमातें हैं, काम तो सिंपल ये है, जो हम बात करते हैं जमहूरियत की, असल मसला है यहाँ पे पाकिस्तान में ये जितनी जमहूरी जमातें बनती हैं, एक तो इनमें खुद जमहूरियत कोई नहीं होती, ना कोई पूछता है, वो चाहे मुस्लिम लीग नून हो, तहरीक इंसाफ हो, XY दीगर जमातें हो, चाहे वो मजहबी जमातें हो। स्वाय जमात इस्लामी में है कि चलें ठीक है, वो इलेक्शन कहते हैं चाहे स्वाबे राय और जिस तरह, लेकिन आता अमीर ही है और कोई मरूसियत से नहीं चलता और वो कोई तरीकाकार है, तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन बकाया जगह में ये नहीं है, जब तक आप अपनी
असफियत को नीचे से मजबूत नहीं करते। और ये आपके जो है बनाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन एक्शन लेने चाहिए कि ये जमहूरी जमातें हैं, ये अपने अंदर कितना इलेक्शन कराती हैं, ये इलेक्शन की बात करती हैं। और फिर देखा जाना चाहिए आज जितने ये बड़े नाम आके बाहर एतराज करते हैं अपनी क़यादतों के ऊपर, लेकिन अंदर रहते हुए कोई नहीं करता। और अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, नौज़ इनकी कोशिश होती है बस कोई पैगम्बराना जो लेवल है ना वो अपने कायद को दे दे। बैक पे आए आप, तरीके लबैक बहुत अच्छी है जी, वो अपना किरदार अदा कर रही है। आप क्यों चाहते हैं मेरे साथ कि क्या नहीं, मैं ये सुन रहा हूँ ना, मैंने कहे हैं सर, बताएं। अवामुन्नास का ये क्वेश्चन है, हाँ। क्या ये मजहबी जमात भी दूसरी मजहबी जमातों की तरह बनाई गई है या ये आज खुद बनी है? ये बहुत अच्छी उससे जमात इसलिए कि हमने वोट बैंक के लिहाज से देखा कि जितनी पुरानी थी मजहबी जमातें, उन सब का वोट बैंक भी मिला के इनका बेहतर वोट बैंक निकल आया था। अच्छा, इन्होंने वो चाहे मौलाना फजलुर रहमान की जमात हो, वो अहले हदीसों की जमातें हो, जमातुल दावा ने बनाई थी, मरकजी मुस्लिम लीग खड़ी हुई और दीगर जमातें, तो उन सबसे ज्यादा वोट लिए। इसका मतलब है कि अवाम के अंदर इनकी पजीराई हुई, लोगों ने इनको उनसे बेहतर समझा और इनको दिया। तो अगर ये दीनी जमातें भी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो जाएं और सब एक जगह पे हो जाए। अब यहाँ भी ये इलेक्शन लड़ते हैं, अब भी जो इलेक्शन जिमनी हुए हैं या कराची में हुआ है तो वहां एक सीट मिली, ये क्या वजह बनी? फौरी खत्म हो गई, ये कोई गुब्बारे में हवा थी? गुब्बारों में हवा तो बिल्कुल जी, यहाँ से कौन सी जमात है जिसके गुब्बारे में हवा नहीं होती है। और हमने धरने भी देखे फैजाबाद भी, तो कुछ कहना जा रहे हैं फैसल रानी, मुझे ये बताएं क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून नहीं वो लब्बैक के बारे में, लब्बैक करेंगे सर वो बाद में, मैं अगर इजाजत दें लब्बैक के हवाले से। सर तरीके लब्बैक के हवाले से मैं सिर्फ इतना ये कहूंगा कि उसको पजीराई जो मिली ना, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर तहरीक जहां पर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाएगा, वहां पर मैं तमाम जमातें छोड़ के या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी गर्दन क्या, अपने माँ बाप क्या, अपने बच्चे क्या कुर्बान कर दूंगा, क्योंकि वहां पर उसने नाम क्या लिया है। बेसिकली उस नाम की हुर्मत का पास जो है ना, उसके लिए मैं अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक छोटा सा वाकया मैं जनाब अली आपको बताता चलूं कि विहाड़ी के एक एमपीए थे, हम प्रेस क्लब के 8-10 दोस्त जो थे उनके साथ, इनके जो वालिद साहब है उनके पास हम गुलशने रावी जो इनका दफ्तर है जी, स्कीम मोड़ के नहीं स्कीम मोड़ नहीं, अंदर वो आगे सब्जाजार, सब्जाजार नहीं, सब्जाजार में एक दफ्तर है जी 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 रैश थी, वो ग्रैंड बैटरी के बिल्कुल सब्जाजार। मैं सब्जाजार में हम 8 से 10 प्रेस क्लब के दोस्त जो है उन साहब को लेके हम सब्जाजार में गए, वहां पर हमारी उनसे मुलाकात हुई और वो सारे दोस्त जर्नलिस्ट गोवा हैं। हमने उनसे बात की कि ये आपकी चाहते हैं कि छतर छाया हो आपके पास। उन्होंने कहा जी मेरे पास वहां पर 7,000 वोट है टोटल जो इन्होंने कहा। हमने कहा जी ये 7,000 वोट जो है ना क्या इनको मिल सकते हैं? उसको जब लेके गए उन्होंने कहा जी मैं उसको बुला लेता हूं। खैर वो किसी कमरे में बैठे थे, उनको बुलाया, उन्होंने कहा जी ये वहां पर अभी तक ना अब 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो आप बराए मेहरबानी 2 करोड़ रुपया दे दें तो ये जनाब वोट हम दिलवा देते हैं। वो एमपी बेचारा जो हमारे साथ आया था जी खादिम रिजवी साहब जी, तो हम उसने जनाब अली जो हमारा जो दोस्त था, सब यानी जर्नलिस्टों का दोस्त था जो कि हमें सिफारिश के तौर पे लेके गया था, उसने कहा मैं 2 करोड़ तो नहीं दे सकता, अब इतने 6-7 हजार वोटों के लिए 2 करोड़ तो नहीं देने। खैर जनाब बात आते आते ना उन्होंने कहा पैसे करें कि आप 1 करोड़ रुपया फंड में जमा करा दें और 50 लाख रुपए इनको दे दें। खैर बात नहीं बनी और उसके बाद जनाब अली वहां पर उनको उस इलाके में, विहाड़ी का शायद इलाका था, विहाड़ी में उनको कोई 5,000 के करीब ना वोट पड़ गए तहरीक लब्बैक को। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात सर आपने भी की है मुस्लिम लीग नून की और सर पीपल्स पार्टी की सीट एडजस्टमेंट। सर मैंने पहले भी अर्ज की है, देखें कि सीट एडजस्टमेंट जो है वो तो आप में वो ज़ुकात खैरात में मिल सकती है। देखें पीपल्स पार्टी का वजूद पंजाब से खत्म हो चुका है। मैं वो वक्त भी जानता हूं, आपको अच्छी तरह याद है कि जब जनाब मलक शाह मोहम्मद मोहसिन थे, उसके बाद खालिद लतीफ कारदार थे, ठीक है, और उसके बाद सलमान तासीर थे, उस वक्त महराज खालिद थे, उस वक्त एक जोर था। वो लोग जो थे वो
इज्जत रखने वाले थे, एहतराम करने वाले लोग थे, उनको नॉर्म्स आते थे। लेकिन आज की अगर पीपल्स पार्टी के आप उम्मीदवारों को देखें, जफर अब्बास आपको याद होगा, जो गड़ी शव से होते थे, ये मैं उस वक्त की बात करूं जब बेनजीर भुट्टो साहब जो जीते थे ना जी, बेनजीर भुट्टो साहब इलेक्शन लड़ी थी, उनके बाद 94 हल्के से इलेक्शन लड़ी थी। लेकिन अब क्या पीपल्स पार्टी के पास वो उम्मीदवार हैं, कुर्बानी देने वाले उम्मीदवार हैं? अब तो चूरियां खाने वाले लोग हैं सर, ये हर जमात के पास, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी को खत्म करने में सबसे बड़ा किरदार जो है, पंजाब से तबाह बर्बाद करने में, वो आसफ जरदारी का है। इसलिए आसफ जरदारी का है कि इंतहाई काबिल अमीन फहीम साहब जो थे, उनको कॉर्नर कर दिया। भाई उसके बाद 20 तारीख को वो जश्न मना रहे हैं लाहौर में पीपल्स पार्टी वाले। सर वो तो जो भी किसके कहने पे मना रहे हैं, कौन करवा रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप जश्न तो तभी होता है ना। आपने पीपल्स पार्टी की भीड़ की सारी जिंदगी, मैंने भी पीपल्स पार्टी की भीड़ की, यानी हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उस वक्त क्या था और आज पीपल्स पार्टी जो है वो किस जगह पर खड़ी है, किस मुकाम पे खड़ी है। आप क्या समझते हैं, क्या पीपल्स पार्टी जो है वो अगर अलोन इलेक्शन लड़ती है बगैर काशिफ साहब की सपोर्ट के, तो मुझे लाहौर में एक सीट क्या अपनी जमानतें जब्त करा देगी? सर वो मामले बदल गए। ये जो जप्पियां पप्पियां है ना नवाज शरीफ की, और सर ये मुनाफकतें रंग दिखा रही हैं। नहीं सर, नहीं, ये जप्पियां पप्पियां खत्म हो गए, आपस में ना जूडो कराटे होने। अच्छा मुझे ये बताएं, काशिफ भाई भी इस बात को जानते हैं, काशिफ भाई तमाम टीवी चैनल्स जो है ना रोज दिखाते हैं, मैं पेट फाड़ दूंगा, मैं लाड़काना की सड़कों पे फिराऊंगा, वो कहता है कि जनाब मैं निकलने नहीं दूंगा। अच्छा फैसल दुरानी साहब, काशिफ सुलेमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी हेल्दी डिबेट की। ये अवाम ने फैसला करना है कि मैंने क्या कहा, आपने क्या जवाब दिया, और मुल्क में क्या हो रहा है, और सियासतदान किस तरफ जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी कार्य क्या कर रही है, हुकूमत बनाने वाले और उजाड़ने वाले क्या कर रहे हैं। ये फैसला अवाम का। अस्सलाम वालेकुम।